हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी प्रिपरेशन। दोस्तों, आज हम चित्रकला के माध्यम व प्रविधियों की पार्ट 2 के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इसमें चित्रकला के माध्यम और प्रविधियों में हमने दो चीज़ें देखी थी, शुष्क माध्यम और आर्द्र माध्यम। शुष्क माध्यम को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आर्द्र माध्यम में टेम्परा हमने देख लिया था। इसमें दूसरा प्रमुख है तेल रंग चित्रण। तेल रंग चित्रण जो है, इसका आविष्कार 15वीं सदी में हॉलैंड, जिसका दूसरा नाम नीदरलैंड है, नीदरलैंड यानी कि आर्टिफिशियल लैंड। नीदरलैंड के कलाकार जो थे वॉन आइक बंधु, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। वॉन आइक बंधु, जिसमें जॉन वॉन आइक और ह्यूवर्ट वॉन आइक दोनों के नाम आते हैं, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। उसी के बाद से ये परस्पर प्रचलन में रहा है। देखिए, इसके अलावा जो है, तेल चित्रण के लिए विभिन्न प्रकार की भूमि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कैनवास, काष्ठ फलक, मेसनाइट बोर्ड, हार्ड बोर्ड, गैसोपट और भित्ति आदि का प्रयोग किया जाता है धरातल के रूप में। गैसोपट मैंने आपको पहले ही बताया था, एक प्रकार का धरातल होता है जिसमें लकड़ी के पटरे पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत लगाई जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में गोंद, सरेस, अन्य चीज़ें जो मिला के जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को पटरे पर स्थायी बनाने के लिए लगाया जाता है या फिर मिलाया जाता है। पटरे कहें या फिर काष्ठ फलक कहें। इन सभी में से कैनवास को सर्वोत्तम चित्रभूमि माना जाता है, क्योंकि इस पर हवा या फिर नमी का प्रभाव नहीं पड़ता है। हवा या फिर नमी का प्रभाव से मतलब है कि जो हमारा बेस है, जो धरातल है, वो मुड़ता नहीं है या फिर किसी अन्य प्रकार से प्रभावित नहीं होते हैं। इसके अलावा सूती और रेशमी कपड़े पर भी तेल चित्रण किया जाता है, जिसमें से लिनिन लिनिन का कैनवास जो है इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जो जूट, सन और कपास के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इसी में देखते हैं हम तेल चित्रण के अंतर्गत साइजिंग और प्राइमिंग। साइजिंग और प्राइमिंग को समझेंगे। सबसे पहले साइजिंग और प्राइमिंग भूमि बंधन की ही दो प्रक्रियाएं हैं। भूमि बंधन यानी कि स्थान, स्पेस। हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें उनको भूमि बंधन कहा गया है ना। तो उसी की दो प्रक्रियाएं हैं, भूमि बंधन यानी कि स्थान कहें या फिर कलाकार का कार्य क्षेत्र कहें या फिर स्पेस कहें। तो साइजिंग और प्राइमिंग किसे कहते हैं ये समझते हैं। जो हमारा कैनवास है, कैनवास पर सबसे पहले सरेज या फिर सरेज को ही ग्लू कह सकते हैं, सरेज ग्लू या फिर वार्निश का लेप लगाते हैं, जिसको हम साइजिंग कह लेते हैं। फिर इस पर वार्निश और सफ़ेदा मिलाकर अस्तर बनाते हैं, जो प्राइमिंग कहलाता है। अस्तर का मतलब है यहाँ पर एक परत के रूप में। अस्तर का अर्थ है परत, परत कह सकते हैं, वही है आपका अस्तर। तेल चित्रण से जुड़े हुए जो अन्य चीज़ें हैं उनमें हम तुलिका प्रयोग देख लेते हैं कि तुलिका किस प्रकार की प्रयोग की जाती है। तेल चित्रण के लिए लंबे हैंडल वाले ब्रश का यूज़ किया जाता है, या फिर कड़े श्वेत बालों वाले चपटी तुलिका इसमें अच्छा कार्य करती है, जिनको हॉग ब्रश कहते हैं या फिर हॉग हेयर के ब्रश कहा जा सकता है। तेल चित्रण में रोगन करने के लिए कोपाल वार्निश का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी पूछा भी जाता है एग्जामिनर द्वारा कि कोपल वार्निश का प्रयोग किस प्रकार के चित्रण में किया जाता है। तो तेल चित्रण में किया जाता है कोपाल वार्निश का प्रयोग। और जो तेल चित्रण है वो आपकी 3 परतों में लगाया जाता है, या फिर हम कहें 3 बैठकों में उसको किया जाता है, एक के बाद एक कोट उस पर लगाए जाते हैं। और इसमें हमेशा रंगों को गहरे से हल्का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डार्क टू लाइट, जबकि आपका जो जल वर्ण है उसमें इसका ठीक विपरीत होगा। इसके अलावा तेल रंगों को पतला करने के लिए अलसी और तारपीन का तेल प्रयोग किया जाता है। अलसी और तारपीन के जो तेल हैं उनका अनुपात कुछ इस प्रकार होता है, 50-50 के परसेंट में ये होता है, यानी कि 50-50, आधा आधा इनको मिलाया जाता है तेल रंगों को पतला करने के लिए। और ये जो अलसी तारपीन है ये प्रमुख रूप से बीजों से बनते हैं या फिर गिरी वाले जो पदार्थ होते हैं
है ना। यानी कि एक प्रकार की वनस्पति की जो गिरी होती है, जो बीज होते हैं, उनसे ये प्रकार का उनसे ये तेल बनाया जाता है तेल चित्रण के लिए, या फिर तेलों जो ऑयल कलर है उनको पतला करने के लिए। आपको ध्यान होगा तो जो वेस्टर्न आर्ट है, वेस्टर्न आर्ट के अंतर्गत पुनर्जागरण काल में या फिर हाई रेनेसा में, उच्च पुनर्जागरण कह सकते हैं, तो लियोनार्डो विंची जो है वो बादाम के तेल का प्रयोग करते थे अपने चित्रों को बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखें तेल चित्रण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कहें, तथ्य कहें, एक ही बात है। देखिए इसमें चारकोल का प्रयोग किया जाता है। चारकोल की क्या इंपॉर्टेंस है? चारकोल जो है तेल चित्रण में रेखांकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये जो चारकोल है ये अंगूर की लकड़ी से बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण चीज आती है माही स्टिक। माही स्टिक जो है वो कैनवास पर हाथ टिकाने के प्रयोग में लाया जाता है, एक प्रकार की लकड़ी कहें या फिर एक तख्ती टाइप में कहें, जिसको हाथ टिकाने के लिए, ताकि जो है पूरा रंग खराब ना हो, क्योंकि देरी से सूखता है तो हाथ वगैरह पे लगने का डर इसमें रहता है, या फिर बाकी जगह। इसके अलावा इसमें जो दूसरा वर्ड है ईजल, ईजल एक प्रकार का स्टैंड होता है जिसमें कलाकार अपना कैनवास रखता है। 3 पैर वाला होता है, 4 पैर वाला होता है, अलग अलग टाइप के उपलब्ध हो जाते हैं, और इस पर खड़े होकर जो है कलाकार कार्य करता है, या फिर इस पर तो नहीं कह सकते, इस पर तो कलाकार अपना कैनवास रखेगा, इसके बगल में खड़ा होकर, सामने खड़े होकर कार्य करेगा। और ये जो ईजल का प्रचलन हुआ ये एकेडमिक कला से सामने आया। एकेडमिक हम कह सकते हैं कि एक प्रकार अकादमीय पद्धति, यानी कि एक नियमबद्धता से जो कार्य करते हैं, या फिर बंद स्पेस में इंटीरियर केस के चित्र वगैरह बनाने के लिए प्रमुख रूप से इसका यूज़ किया जाता है। बाद में जो है ईजल को हम बाहर भी ले जाने लगे, और खुले ग्राउंड में भी हमने इस पर जो काम करने की प्रक्रिया सामने आई वो देखा जाता है प्रमुख रूप से। इसके अलावा जो है डिपर, डिपर जो है ऑयल रखने का एक पात्र होता है, उसी को डिपर डिपर को हम डिपर के अलावा पैलेट कप भी कह सकते हैं, इसको हम पैलेट कप कह सकते हैं। डिपर को ज़रा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, पैलेट कप, पैलेट कप इसको कहा जा सकता है, यानी कि ऑयल रखने का एक प्रकार का पात्र। इसके अलावा जो तेल चित्रण से जुड़ी हुई अन्य सामग्रियां हैं उनमें हम पैलेट को ले सकते हैं। पैलेट यानी कि एक प्रकार का रंग पट्टिका, है ना। इसके अलावा मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप चाहो तो कर सकते हैं। पैलेट या फिर जिसको रंग पट्टिका कहा जा सकता है, रंग पट्टिका, पट्टिका यानी रंग रखने के लिए या फिर रंगों को मिक्स करने के लिए। और इसके अलावा इसमें जो दूसरी चीज़ है वो प्रयोग किया जाता है पैलेट नाइफ का। पैलेट नाइफ यानी कि रंगों को मिश्रण करने के लिए या फिर रंगों को मिश्रित करने के लिए यूज़ किया जाता है। पैलेट नाइफ का एक प्रकार का चाकू टाइप का शेप का औजार होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है तेल चित्रण की अन्य विधियाँ जो हैं उसमें इम्पेस्टो, ब्रोकन कलर, इनप्रिंट आदि सभी चीज़ें, ये भी तेल चित्रण से संबंधित जुड़ी हुई चीज़ें हैं या फिर इसकी अन्य विधियाँ हैं। इनके बारे में हम आगे देख लेंगे मुख्य रूप से। इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण विधि है वो है जल रंग। जल रंग का जो आविष्कारक है वो पॉल सेंडबॉय को माना जाता है। जल रंग चित्रण के लिए मोटा कड़ा कागज उपयुक्त माना जाता है। जल रंग चित्रण के लिए मोटा कड़ा कागज उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस पर जो है पोत का प्रभाव अच्छा उभरता है। पोत का प्रभाव यानी कि टेक्सचर, पोत यानी कि टेक्सचर, टेक्सचर को हम वैन कह सकते हैं, है ना। वैन का प्रभाव इसमें अच्छा उभरता है, इसलिए मोटा कागज अच्छा माना जाता है जल रंग के लिए। इस परिप्रेक्ष्य से पोत के प्रभाव के लिए, लेकिन जो जल रंग का प्रभाव अच्छा उभरेगा वो मध्यम कागज पर अच्छा उभरेगा, यानी कि जल रंग जो है स्वयं से वो मध्यम कागज पर अच्छा उभरेगा, जबकि अगर टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर मोटे कागज पे अच्छा उभरेगा। दोनों डिफरेंट हैं, दोनों को समझें। इसके अलावा चीन में जल रंग का प्रयोग रेशमी कपड़े पर भी होता रहा है, और इस रेशमी कपड़े को गफ कपड़ा कहा जाता था या फिर कहा जाता है, और इस पर चित्रांकन से पूर्व फिटकरी, ग्लू आदि का लेप लगाते हैं, जिससे इसके छिद्र बंद हो जाते हैं, और इस पर उसके बाद जो है
प्रॉपर तरीके से काम किया जा सकता है। आजकल जो वॉट्समैन कंपनी का कागज़ है, वॉट्समैन कागज़ कहते हैं, जे वॉट्समैन कंपनी, इसे इंग्लैंड की जे वॉट्स कंपनी बनाती है, जे वॉट्समैन कंपनी, और जे वॉट्समैन कागज़ इसको कहा जाता है। ये जल रंग चित्रण के लिए आजकल ट्रेंड में है या फिर अच्छा माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा जल रंग चित्रण से संबंधित जुड़े हुए बाकी जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें जल रंग चित्रण से संबंधित एक चीज़ है माउंट करना। माउंट करना यानी कि कागज़ को गीला करके उसके किनारों पर गोंद लगी पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाया जाता है, उसे माउंट करना कहलाता है, माउंट करना कहते हैं। कागज़ को गीला करके उसके साइड पर, उसके किनारे पर गोंद लगाना, या फिर उसके बाद जो है उसको ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाना, स्थायी करना, तो वही माउंट करना कहलाता है, वही प्रक्रिया है ना। और जल रंग चित्रण में जो है तुलिका प्रयोग किस प्रकार का होता है। तुलिका को अगर हम देखें तो जल रंग चित्रण के लिए सेबल तुलिका, सेबल जो है, सेबल नामक एक हिरन होता है, सेबल नामक हिरन के बालों की बनी तुलिका होती है। ये जल रंग चित्रण के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके अलावा जल रंग के लिए छोटी हैंडल वाली गोल तुलिका का ही प्राय महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन मोटे कार्यों के लिए चपटी तुलिका का भी प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगी, गोल किनारों वाली जो चपटी तुलिका होती है उसका भी प्रयोग किया जाता है जल रंग चित्रण के लिए या फिर बाकी चित्रण के लिए। स्पेशल जल रंग की बात हो रही है तो जल रंग चित्रण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। गोल किनारों वाली चपटी तुलिका, उसको फिल्बर्ट तुलिका कहते हैं। ये जो तुलिका होती है ये इस प्रकार की गोल होती है, किनारे इसके ऐसे गोल होते हैं, आपको नॉर्मली अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार के गोल होते हैं साइड से, यानी होती चपटी है लेकिन किनारे इसके गोल होते हैं, तो इसलिए उसको फिल्बर्ट तुलिका कहा गया। जल रंग जो है प्रयोग की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, एक घुलनशील और एक होता है अघुलनशील। घुलनशील वे रंग होते हैं जो प्रथम परत सूख जाने के बाद अगर उसमें द्वितीय परत लगाते हैं तो पूर्व लगाई हुई जो परत होती है वो पुनः घुल जाती है, तो वो हो गया एक प्रकार से घुलनशील, है ना, जिसमें हम पोस्टर कलर देख लेते हैं या फिर बाकी के जो कलर होते हैं। अघुलनशील जो है, अघुलनशील वे रंग हैं जिनमें परत दर परत चित्रण किया जा सकता है। बात हो रही है जल रंग की, तो जल रंग के अंतर्गत ही इस प्रकार के रंग आएंगे, जैसे इसमें हम टेम्परा देखते हैं, या फिर टेम्परा का ही आधुनिक रूप आपका एक्रेलिक चित्रण हो गया, ये भी अघुलनशील होगा एक प्रकार से। इसके अलावा जो जल रंग चित्रण होता है उसमें तीव्र प्रकाश यानी कि हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ा जाता है। इसका प्रयोग जो है हल्के से गहरे की और होगा, सॉरी यहाँ पे लाइट टू डार्क होना चाहिए, यहाँ पे डार्क टू लाइट हो गया, है ना, हल्के से गहरे की ओर किया जाता है जल रंग चित्रण में। जबकि ऑयल कलर में हमने देखा डार्क टू लाइट काम होगा, यहाँ पे लाइट टू डार्क काम होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त जल रंग अपने स्वरूप और तकनीक की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हो गया आपका पारदर्शक रंग, दूसरा हो गया अपारदर्शक रंग। पारदर्शक रंग में मुख्य रूप से आएंगे आपके वॉश, ग्लेजिंग, आला प्राइमा, इसके अलावा स्पॉन्जिंग, वेराइगेटेड वॉश। अपारदर्शक रंग जो है उसमें प्रमुख रूप से आ जाएगा आपका स्टिपलिंग, स्कम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग और ग्वास। इन्हीं को क्लियरली हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे आगे की वीडियो में, पार्ट 3 में। ये था पार्ट 2। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 लेके आएंगे बहुत जल्द। देखते रहें, धन्यवाद।